हेलो स्टूडेंट्स, आज जेई मेन का सेकेंड सेशन की शुरुआत हो गई। तो आज का जो शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर आप क्वेश्चंस देखें तो काफ़ी वेल बैलेंस्ड पेपर है। ये सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऑलरेडी देखा, राइट। एंड अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन नया हमें नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जो चीज़ें हमने थ्योरी में कवर किया हुआ है, जिस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है, अगर आपने वो सारा कुछ किया हुआ है तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, लेट्स जस्ट क्विकली सी द क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, probability of selecting 3 numbers from the set thus such that numbers will be in GP, increasing GP। ठीक है, अब जीपी की बात हो रही है तो एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉमन रेशियो होगा, राइट। तो आप उसी एस्पेक्ट से इसे डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ बच्चों को अगर वो चीज़ स्ट्राइक नहीं करता है तो आप केसेस बनाते हुए भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको टाइम नहीं लगेगा। केसेस मतलब लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज, काउंट एंड देन आंसर। ठीक है, तो मैं लिस्ट डाउन करते हुए ही कर रही हूँ सो दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो रॉन्ग बिकॉज इंटरप्रिटेशन नॉर्मली क्या होता है कि कॉमन रेशियो को ही वो नेचुरल नंबर लेते हुए आंसर करते हैं, बट दैट्स नॉट द केस। ओके, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कुछ भी हो सकता है, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको करके बताती हूँ। अगर हम ए बी सी 3 नंबर इन जीपी की बात करते हैं और ये तीनों के तीनों इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो तीनों के तीनों नेचुरल नंबर है, लेस देन इक्वल टू 40 है। हमें इंक्रीजिंग फॉर्मेट में भी चाहिए। ठीक है, नाउ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी कंडीशन को फुलफिल करेगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन हम एपी पे ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि वो PYQ है, पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, दे एन जीपी वे ऑफ आंसरिंग, मतलब वो जो तरीका था हमारा सोचने का एपी के लिए, एग्जैक्टली उसी तरह से ही हम प्रोसीड करेंगे। तो हमें ए एंड सी इस लिस्ट से ऐसे नंबर लेने होंगे ताकि उनका प्रोडक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तभी तो बी हमें इस सेट में मिल पाएगा। यस, तो AC must be a perfect square only with that objective. Let's just list down the cases and that too in ascending format. ठीक है, तो हम सबसे पहले काउंट कर रहे फेवरेबल केसेस एंड प्रोबेबिलिटी फाउंड करना है, तो डिनोमिनेटर विल बी 40C3। ओके, सो फेवरेबल केसेस कितने हैं उसके लिए लेट अस टेक, मुझे AC एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं A को 1 कंसिडर करती हूँ तो 1 into something to be a perfect square, that C has to be a perfect square। तो बच्चे 1 से 40 में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं जो 1 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग फॉर्मेट में चाहिए। सो दे आर 4, 9, 16। आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं, ये इस तरह से आपको लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है ये लेस देन और इक्वल टू 40। 1 से अगर हम बिगिन करते हैं तो 1 से 6 स्क्वायर तक जाता है, हमें 1 को काउंट नहीं करना है, तो 5 केसेस। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें एक एक बी तो मिल ही जाएगा लाइंग विद इन दिस सेट। ठीक है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, जो बी होगा वो ए एंड सी के बीच में ही लाई करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो असेंडिंग फॉर्मेट तो फॉलो हो ही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अगर हम इसे 2 लेते हैं, ध्यान से समझना, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स है। अगर A 2 है और हम AC को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो बहुत क्लियर है, C जो है उसके पास एक 2 तो होना ही चाहिए और उसके अलावा जो भी बने वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो C हमें 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ताकि जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 स्क्वायर बन जाए, और ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो दैट विल गेट कन्वर्टेड टू 2 स्क्वायर k स्क्वायर व्हिच विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 2 टाइम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या क्या है, 1, 4, 9, 16, टोटल की बात कर रही हूँ। अब जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो 2, देन 8, देन 18, और हमें असेंडिंग फॉर्मेट में चाहिए तो हम 2 तो लेने वाले नहीं हैं, तो इनको बस हम डबल कर देते हैं। तो 8, और हमें लेस देन इक्वल टू 40 लेना है, उसका ध्यान रखना है। 18, 32, इसको लेंगे तो 50 बन जाएगा, उसे हम काउंट नहीं करने वाले हैं। तो हमें कितने केसेस और मिल गए, 3। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम 3 लेते हैं तो बच्चा 3 इसके पास ऑलरेडी है A के पास, तो C के पास एक और 3 आना चाहिए तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। एंड 3 के अलावा C के पास कोई परफेक्ट स्क्वायर ही बनना चाहिए, तो 3 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 into 1 तो हम लेने वाले नहीं है, हमें असेंडिंग चाहिए। तो यहाँ से हम बिगिन करेंगे 12, 27, इसको 3 टाइम्स करेंगे तो ये 40 को एक्सेड कर जाएगा, काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितने केसेस और मिल गए। अब आप ये सोच रहे हो कि लेके कहाँ तक जाना है, वो चीज़ अभी क्लियर हो जाएगा,
पहले इसे करके देखते हैं, तभी तो सारी चीज़ें यहाँ ध्यान में रहेगी। जो प्रैक्टिकली हम चीज़ों को करते हैं ना, वही चीज़ें हमारे साथ लॉन्ग रन में स्टिक करती है, ठीक है। 4 हमने लिया, ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स ऑल व्हाट वी वांट इज सी शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अब बच्चा इस लिस्ट में 4 को हम लेने वाले नहीं है, क्या रह गया हमारे पास, डन, ये हो गया। और जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी उस चीज़ को अब आप ध्यान देना कि जो कॉमन रेशियो है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। किस तरह से, यहाँ पे अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो आ रहा है 9/4। एंड बच्चा जब हम c/a करते हैं तो कॉमन रेशियो का स्क्वायर हमें मिलता है, तो कॉमन रेशियो का स्क्वायर 9/4 है, तो कॉमन रेशियो 3/2 है, ठीक है ना। और इन दोनों के हेल्प से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 9 × 4 36, दैट मीन्स b इज 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैलिड होगा। और आप देख सकते हैं वो तीनों नंबर इस सेट में है, लेकिन कॉमन रेशियो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो कोई भी इस तरह का सिचुएशन अपने आप से एज्यूम करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिल गया 5। बच्चा 5 इज ए प्राइम नंबर, तो क्लियर हो जाता है सी के पास एक और 5 होना चाहिए, देन ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लें, 5 × 4 20, 5 × 9 that would cross the limit given, right? 9 × 5 that becomes 45, तो हमें लेना ही नहीं है, तो एक केस हमें और मिल गया। 2 के बाद ये हुआ 4 एंड देन 1, ठीक है। यहाँ पे हम काउंट करते जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसे 6 लेते हैं, 6 मतलब एक 2 एंड एक 3, तो क्लियर हो जाता है जो C है उसके पास भी एक 2 एंड एक 3 होना चाहिए, उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, करेक्ट है। तो एक 2 एंड एक 3 एंड देन ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 6 का मल्टीपल टाइम्स ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 6 टाइम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाए, 6 × 4 अगर हम करते हैं, 6 × 9 दैट वुड क्रॉस द लिमिट गिवन, तो एक ही पॉसिबिलिटी हमें मिल पाया, डन। अगर हम 7 लेते हैं बेटा, इन दैट केस ये 7 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अभी तो आपको समझ आ रहा है क्या हम कर रहे हैं, राइट। 7 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट डू वी गेट, 28। ये 7 टाइम्स करेंगे तो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा सा समझ के भी देखें ना तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इसे करना होगा। 8 है, 8 क्या है, 2 क्यूब है, तो 2 स्क्वायर तो एक परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है ना। तो इसे अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो हमारे पास सी में एक और 2 होना चाहिए, देन ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, इसे तो हम नहीं लेंगे क्योंकि दोनों मैच कर जाएंगे, सेम हो जाएंगे, हमें इंक्रीजिंग चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो लिमिट के बाहर चला जाएगा, 8 हो गया 9। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब C शुड ऑल्सो बी ए परफेक्ट स्क्वायर, बस 9 से अबव होना चाहिए। तो 3 पॉसिबिलिटीज है, डन। ये हो गया 3 पॉसिबिलिटीज, 9 एंड देन 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, 10 है 2 एंड 5 को लेके, इसका मतलब C के पास भी एक 2 एक 5 एंड देन ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 10 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। इस लिस्ट को अगर आप ध्यान दे बच्चा, 10 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, हमारे पास 4 है, उसका 10 टाइम्स करेंगे तो इस लिस्ट को बिलोंग कर रहा है, उसके बियॉन्ड नहीं, राइट। तो एक केस हमें और मिल गया। अब थोड़ा सा हम अपने लिए एनालाइज करते हैं। लेट्स सपोज 11 की हम बात करें, तो जो C होगा वो 11 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो सभी के सभी क्रॉस कर जाएंगे द लिमिटेशन गिवन टू अस, राइट। तो 11 के लिए फुलफिलिंग नहीं होगा। अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 है 2 स्क्वायर × 3, इसका मतलब C 3 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो 3 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे पास लिस्ट, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 12 ही आ जाएगा, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये सारे क्रॉस कर जाएंगे। द ओनली थिंग फेवरेबल इज 3 टाइम्स ऑफ दिस विच इज 27। तो एक केस हमें यहाँ से मिल पाया है। एंड देन 13 अगर हम बात करें तो 13 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर कोई भी मैच नहीं करेगा, राइट। अगर हम 14 की बात करें तो 2 × 7 है, तो ये जो C है वो भी 14 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नहीं पॉसिबल है, 14 नहीं हुआ। 15 की अगर हम बात करें तो 3 × 5 है, तो इसके पास भी एक 3 एक 5 देन ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, कोई भी मैच नहीं करेगा, 15 भी नहीं हुआ। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब C शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर है जो 16 से अबव है वो 2 पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिल पाया। अब 17 की अगर हम बात करें तो 17 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर मैच नहीं करेगा। 18 की अगर हम बात करें तो 18 है 2 × 3 स्क्वायर, मतलब जो C होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 18 तो हम लेंगे नहीं, 32, एक ही पॉसिबिलिटी हमें मिल पाया 18 के लिए, राइट। 19 के लिए वैलिड नहीं होगा और 20 के लिए
5 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट? तो कोई भी इनमें से पॉसिबल नहीं होगा, तो सभी के सभी रिजेक्ट हो गए। अब बात ये आती है, अब लॉजिकल ग्राउंड से देखते हैं कि हमें इसे कहाँ तक कंटिन्यू करना है, ठीक है? अब अगर हम ए को कोई परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं 20 के बियॉन्ड, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 25 है, 36 है, ठीक है? तो अगर ए एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेट्स सपोज 25 है, तो सी शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर बट दैट शुड बी अबव 25। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमें मिल गया एक पॉसिबिलिटी, ठीक है? अब 36 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, ए 36 है, सी शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, अबव 36 हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई केस नहीं मिलेगा। अब अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फैक्टर उसमें मिसिंग होगा जो सी फिल करेगा। जैसे 2 टाइम्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर है, लेट्स सपोज, देन इन दैट केस 2 टाइम्स ऑफ इट ये होना चाहिए। तो इन परफेक्ट स्क्वायर में अगर आप 20 से अबव देखें तो ये वाले हैं, इनको अगर आप 2 टाइम्स करेंगे तो इस इंटरवल को क्रॉस कर जाएगा। 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स, तो सब ये इसको क्रॉस कर जाएंगे। इसका मतलब इसके बियॉन्ड और हमें कोई केस मिलने वाला नहीं है, राइट? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर हियर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, इट वॉज ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो हो सकता है इसमें ये पार्ट मिस हो रहा है कि कॉमन रेशियो एक नेचुरल नंबर हो सकता है क्वेश्चन में ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल, आप कॉमन रेशियो 2 के केसेस बना लें, कॉमन रेशियो 3 के केसेस बना लें, मैं करके बता देती हूँ, राइट? तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा आप काउंट करके देख लें, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट दिस, राइट? अगर कॉमन रेशियो नेचुरल नंबर है, इन दैट केस आपका काम कितना सिंपल रह जाता है। देखो ए आर स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं टू बी द 3 नंबर्स। आर एक नेचुरल नंबर है, तो आर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है उसके लिए अगर मैं इसका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लेती हूँ और इसका लोवेस्ट पॉसिबिलिटी लेती हूँ, इन दोनों के रेशियो से मुझे मिल रहा है 40 एंड आर स्क्वायर हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 40। मतलब आर की जो कंप्लीट पॉसिबिलिटी है 1 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास कंप्लीट पॉसिबिलिटी जो हमें मिल पा रही है दे आर दिस, राइट? इतने ही केसेस यहाँ पे क्रिएट होंगे। नाउ इफ आई कंसीडर 1 by 1, आर एज 2 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास टर्म्स क्या है बेटा? 2a एंड 4a, राइट? और हमें ये सभी नंबर्स 1 से 40 में चाहिए, तो बच्चा लेट अस कंसीडर द हाईएस्ट, दैट मीन्स a कैन गो मैक्सिमम अप टू 10। तो यहाँ से हमें मिल गए 10 केसेस। सिमिलरली अगर हम r का वैल्यू 3 लेते हैं, देन a 3a 9a, 9a मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 40, राइट? तो a की पॉसिबिलिटी कहाँ तक गई? 4 तक ही जा पा रही है, तो 4 केसेस आ गए। उस तरह से अगर हम r का वैल्यू 4 लेते हैं तो ये है 16a, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40। तो बच्चा a की पॉसिबिलिटी हमें कितनी मिल पा रही है? 2 मिल पा रही है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इफ वी कंसीडर इट टू बी 5, तो ये है 25a, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40, तो a की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इज 6, सो 36a इज लेस देन और इक्वल टू 40, a की हमारे पास a की पॉसिबिलिटी है। अगर हम इन्हें सम अप कर देते हैं देन दिस कम्स आउट टू बी 18 एंड मोस्टली आई थिंक, अगर मैं वैसे 1 और 2 क्वेश्चंस इस तरह से बहुत ट्रिकी हो दे भी देते हैं, कई बार पास्ट ईयर में हुआ है, लेकिन मोस्टली व्हाट आई एज्यूम इज यहाँ पे क्वेश्चन में हो सकता है कि ये मेंशन हो कि जो कॉमन रेशियो है that is a natural number, in that case answer is this, okay? Answer for number of cases, ठीक है ना? तो उस केस में probability will be 18 upon 40 C3, clear? Next देखें, it says number of solutions in the interval minus 2 pi to 2 pi for the equation this। तो हम cos theta को t consider कर लेते हैं, quadratic equation है and direct method से रूट्स को सॉल्व कर लेते हैं। वेरी एलिमेंटरी इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके? सो दैट इज 8 रूट 6 अपॉन 2a 4 रूट 2। ये है रूट 6 माइनस 2 प्लस माइनस, यहाँ पे ध्यान देना, ये है 4 प्लस 6 10 माइनस 4 रूट 6, सो दैट बिकम्स 10 प्लस 4 रूट 6। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू बी, वही चीज़ है, तो आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्टली, राइट? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट की डीलिंग हमें कभी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलवेज चेक दिस हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इन सच केसेस, ठीक है?
तो ये है 4√2। अगर हम प्लस साइन को लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 हो जाएगा कैंसिल, दैट इज 2√6 अपॉन 4√2। ये हुआ कैंसिल, √2 हो जाएगा कैंसिल, सो √3/2। और अगर हम माइनस साइन को लेके इंटरप्रेट करते हैं, √6 -2 एंड दिस इज -√6, ये हो जाएगा कैंसिल, सो -4 अपॉन 4√2, ये है -1/√2। और हमें सोल्यूशन चाहिए, जो हमने t को सॉल्व किया है ना, वो cos थीटा है, और हमें थीटा चाहिए 2 रिवॉल्यूशन में, राइट। 0 to 2π कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, -2π से 0 सेकेंड रिवॉल्यूशन हुआ, राइट। तो इस तरह के सिचुएशन में जब हमें cos थीटा का वैल्यू √3/2 चाहिए, तो हमें पता है 0 से 2π में वो 2 सोल्यूशन देता है। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो 2 सोल्यूशन एक रिवॉल्यूशन में आता है, राइट। cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। दोनों क्वाड्रेंट में एक एक सोल्यूशन मिल जाएगा, तो 2 रिवॉल्यूशन में हमें 4 सोल्यूशन इसके मिले, एंड सिमिलरली 4 सोल्यूशन फॉर दिस, आंसर इज 8, है ना। वेरी वेरी एलिमेंटरी क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, हियर log x, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ बच्चों ने कहा मॉड के साथ था, कुछ ने ऐसे ही कहा, बट करने में कोई फ़र्क इसमें आने वाला नहीं है। मैं दोनों ही चीज़ें आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर ये है, जैसे 0 से 1 तक का तो हम याद ही रखते हैं ना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब 0 से 1 का डिस्कशन करते हैं तो लिमिट अप्लाई करना पड़ता है। तो वो काम अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ये चीज़ हमने याद रखा हुआ है, तो आप इसका डायरेक्ट यूज़ ले सकते हैं। log x, फाइन, ये पूरा हो गया टू बी -1। एंड log x का जो इंटीग्रल है वो मैं हमेशा याद रखने के लिए ही कहती हूँ, बाई पार्ट्स अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये हुआ, जब हम e यहाँ पे पुट करेंगे तो e ln e, विच इज ln e का वैल्यू 1 ही है, तो e, एंड देन व्हेन वी पुट दिस माइनस लोअर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 0, और ये हमें देगा -1, तो ओवरऑल ये हो जाता है आज 1, तो +1 दैट बिकम्स 0, राइट। लेकिन अगर ये मॉड के साथ है, उस केस में भी आप देख लें, ये हो गया, एंड 0 to e, तो हमें पता है कि log का अगर आप ग्राफ देखें तो ये बनता है ना, एंड इसी को ही हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं ना, ठीक है। तो जब हम मॉड लेते हैं तो ये चीज़ ट्रांसफॉर्म इस तरह से हो जाता है। ये हो गया इसका फाइनल ग्राफ, ठीक। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 0 से 1 के इंटरवल की अगर हम बात करें तो ln x नेगेटिव है, सो दैट इज -ln x dx, 0 to 1, एंड देन ln x इंटीग्रल 1 to e में वो पॉजिटिव है, तो मॉड को रिमूव करेंगे तो एज इट इज रहेगा, और बचा इसका वैल्यू है -1, तो ये हो गया एज 1। एंड से 1 से e तक के वैल्यू जो हमने अभी इवैल्यूएट किया था, दैट केम आउट टू बी 1, सो हियर द आंसर इज 2। कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनदर वेरी एलिमेंटरी क्वेश्चन, a + i मैट्रिक्स गिवन है, डेट a हमें गिवन है, इसका हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो हमें a को फाइंड करना होगा, एंड a + i रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो a विल बी दिस -i। i क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स ऑल 1, रेस्ट ऑल आर 0, मतलब इसके डायगोनल में हमें बस 1 माइनस करना है, तो 0 a 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को टच नहीं करना है। ये हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा है इसका जो डेट वैल्यू है वो -4 है, यहाँ पे हमारे पास 2 0 है, तो इसकी हेल्प से हम इसे एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, सो -2 टाइम्स दिस इज -3a -1, व्हिच इट सेज अस, इस -2 को हम एज इट इज कर देते हैं कैंसिल, सो 3a + 1 इज -2, तो a हमें मिल गया -1, ठीक है। जैसे ही a का वैल्यू हमें मिला टू बी -1, इस पूरे में अगर हम a की जगह पे -1 पुट कर दें तो हमें मिल रहा है एडजॉइंट ऑफ, बच्चा ये हो गया 0, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालें भी तब भी वो एक नल मैट्रिक्स ही आएगा, क्योंकि कोफैक्टर लेते हैं और उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो जब एडजॉइंट ही एक नल मैट्रिक्स है तो 2 टाइम्स ऑफ ए नल मैट्रिक्स, तो ये वैल्यू आ जाता है टू बी 0, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, it is on a hyperbola. It says one of the foci is this, directrix is this, E is the eccentricity, then this is what, जिसमें ये mentioned है बेटा, this is LR,
लैटिस रेक्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो ये है 2b² a। फाइन, यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, किसने e कहा, यहाँ पे l² कहा, बट वी शुड बी एबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ e एंड l, दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स। तो जो भी पूछा जाए अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू आंसर। तो यहाँ हाइपरबोला का केस है एंड ये फोकस है, मतलब ए का वैल्यू हमारे पास √10 है और a/e का वैल्यू 9/√10 है। यहाँ से दो अननोन, दो इक्वेशन a एंड e दोनों की वैल्यूज हम बता सकते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a² इज 9 और अगर हम this अपॉन this करें तो e² कम्स आउट टू बी 10/9, राइट। तो e का वैल्यू भी हमें मिल जाता है। वैसे हमें e² चाहिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये है 9 टाइम्स e² 10/9 और हमें क्या चाहिए, a का वैल्यू है हमारे पास, तो ये हो गया 2/3। अब बस b² हमें फाइंड करना है एंड वी ऑलरेडी नो b² इज इक्वल टू, हाइपरबोला का केस है, सो माइनस a² कर दे या ब्रैकेट के अंदर डालते हुए इस तरह से लिख लें। सो इट इज़ 9 टाइम्स ऑफ e² विच इज़ 10/9 माइनस 1 एंड 9 इंटू 1/9 बन जाएगा ये, सो दैट इज़ 1। तो यहाँ पे ये बन गया इस 1। 9 टाइम्स करते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं, मच बेटर, ठीक है। तो 3 हो जाएगा कैंसिल, 3 इंटू 2 दैट इज 6। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन तो बच्चे मुझे एज इट इज ही PYQ लग रहा है, हो सकता है पावर में थोड़ा सा डिफरेंस हो, बट देन ये बिल्कुल सेम है, ठीक। एंड इनफैक्ट हमने थ्योरी के साथ इसे डिस्कस भी किया हुआ है। यहाँ देखिए x+1 है, ये x⁻1/3 x⁻2/3 है, 1/3 2/3। तो अगर ये a है तो ये a² है, ये 1 है, राइट। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इसे देखें तो इसका क्यूब है ये, राइट, एंड ये 1। तो a³ + 1 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास है x⁻1/3 + 1 एंड देन एज इट इज दिस, तो उसको हम कर देते हैं कैंसिल, सिर्फ ये रह गया माइनस, क्योंकि जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा हम किस तरह से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में इमीडिएट अटेंशन जाता है, इसे सिंप्लीफाई कर दो इनटू ए बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, जो भी पॉसिबिलिटी यहाँ बन पाती है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें दोनों के पास कुछ कॉमन है, वो है √x, और जो बच जाता है वो ये है और न्यूमरेटर इसका स्क्वायर है, राइट। सो इसके दो फैक्टर्स है, √x - 1 एंड √x + 1। ये फैक्टर हुआ कैंसिल। अब अगर हम √x को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो √x/√x दैट इज 1 एंड 1/√x, जिसे मैं लिख देती हूँ x⁻−1/2 या 1/√x भी आप रहने दे सकते हैं। ये हो जाता है कैंसिल। तो ये सिंप्लीफाई होके कुछ ये बन गया, डन। और हमें चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस। आप जनरल टर्म लिखते हुए भी कर सकते हैं, या जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया है कि आप LCM ले लें, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो दैट फॉर्म्स x⁻5/6 - 1 होल पावर 10। x⁻½ को हम बाहर मूव कर रहे हैं LCM लेने के बाद, तो ये हुआ 10। अगर हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहते हैं तो यहाँ से x⁻5 बनना चाहिए, क्योंकि डिवीजन में ऑलरेडी x⁻5 है। तो x⁻5 तभी क्रिएट होगा जब हम इसे 6 एक्सपोनेंट देंगे, तो हम इसे 4 एक्सपोनेंट दें, तो जो टर्म क्रिएट होगा दैट इज 10c4 x⁻5 - 1/4, मतलब एज इट इज यही क्रिएट होगा एंड दैट इज द टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, it says the total number of 10-digit sequence, okay, order matters formed by only 0 1 2, where 1 should be used at least 5 times, 2 should be used exactly 3 times is, okay। हमें 10 डिजिट चाहिए, सीक्वेंस है, कोई नंबर हम नहीं बना रहे, 10 डिजिट नंबर नहीं बना रहे कि लीडिंग वाला जो डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सीक्वेंस है मतलब हमें अरेंजमेंट का डिस्कशन करना है। तो क्विकली हम टेबल फ्रेम कर लेते हैं इस तरह से, 2 1 0, किसे कितनी बार लेना है, 1 शुड बी यूज्ड एटलीस्ट 5 टाइम्स, ओके, 5 प्लस है ये, एंड 2 शुड बी यूज्ड एग्जैक्टली 3 टाइम्स, ठीक है।
इसका मतलब 3 के साथ ये 6 टाइम्स भी आ सकता है और ये 7 टाइम्स भी आ सकता है। टोटल हमें 10 लेना है, तो इसको तो हम क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ये 7 बन चुका है तो 0 को हमें 0 टाइम्स लेना होगा, ये 9 है तो इसे 1 लेना होगा, 8 है तो इसे, इसके अलावा और कोई केस तो नहीं बनेगा, राइट। और हमें क्वेश्चन में अरेंजमेंट पूछा है, तो ये हमारे पास डिजिट्स 3 identical object of one kind, 5 identical object of the second kind, 2 identical object of the third kind. कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, छोटे छोटे नंबर्स होंगे, ईजिली आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड देन 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, सिंपल। नेक्स्ट बेटा, it says two circles of radii r1 and r2 respectively passing through -9, 4 and touches the lines y is equal to x plus 3 and y is equal to minus x plus 3. Find value of r1 square minus r2 square. बहुत स्टैंडर्ड सा केस है, जब हम एंगल बाइसेक्टर डिस्कशन करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस हम करते ही हैं। तो सिचुएशन क्या कह रहा है, ये दो लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स नहीं है, और वैसे पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन यहाँ है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर कोई सर्कल ऐसा है जो इन दोनों लाइन को ही टच कर रहा है, तो क्या हमें ये बात क्लियर है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन को टच करते हुए इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स होते हैं, और उन सर्कल का जो सेंटर है दैट ऑलवेज लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, राइट। और इस तरह की हमारे पास 4 फैमिली क्रिएट होती हैं, लेकिन उनके जो सेंटर्स है वो एंगल बाइसेक्टर पे ही लाई करता है, ठीक। अब साथ में क्वेश्चन ने कहा कि वो सर्कल इस पॉइंट से भी पास करना चाहिए, तो हो सकता है ये पॉइंट यहाँ है, जहाँ कहीं भी है। अगर उस पॉइंट का लोकेशन लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कहीं मान लिया, तो क्लियर है वो सर्कल यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर सकता, राइट। तो हमें वो वाला एंगल बाइसेक्टर लेना होगा, उस एंगल का बाइसेक्टर लेना होगा जिस एंगल पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। ये नहीं कि एंगल बाइसेक्टर पे ये पॉइंट लाई करेगा, पॉइंट तो सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट जिस भी रीजन में है, ये दो लाइन के रेस्पेक्ट में जो 4 क्वाड्रेंट्स क्रिएट हुए हैं, राइट, जिसे भी क्वाड्रेंट में है ना, उसका एंगल बाइसेक्टर हमें लेना है, उस एंगल का हमें बाइसेक्टर लेना है। और ये चीज़ भी हमने स्टडी किया हुआ है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं, ये पॉइंट हम यहाँ पे पुट करते हैं और साइन चेक करते हैं इस एक्सप्रेशन का। तो -9 प्लस 4 माइनस 3 विच इज नेगेटिव। इस पॉइंट का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन दैट इज अगेन इज नेगेटिव, और एंगल बाइसेक्टर होता है x प्लस वाई माइनस 3 मॉड अपॉन √2 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 3 मॉड अपॉन √2। हमें वो x, y चाहिए जो -9, 4 के टूवर्ड्स ही होगा विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द लाइन्स, मतलब दोनों तरफ ये नेगेटिव है, तो दोनों तरफ नेगेटिव है तो माइनस ऑफ इट आप लिखना चाहो लिख सकते हो। वैसे जब दोनों तरफ सेम साइन होता है तो नलीफाई हो जाता है और हम उसे कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ से, ये हो गया। अब आप माइनस साइन को भी कैंसिल कर सकते हैं, और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। मतलब जिस सर्कल की हम बात करें, जिन दो सर्कल की हम बात करें, उनका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 3 लाइन पे लाई कर रहा है, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो दो सर्कल है उनका सेंटर y इज इक्वल टू 3 पे लाई कर रहा है, कुछ इस तरह से आप देखें, ये है। तो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेट मी कंसीडर अल्फा, ठीक। वो जो सर्कल है उसका सेंटर इस तरह का है। अब ये सर्कल इन दोनों लाइन को टच कर रहा है, लेट मी कंसीडर हियर, एंड क्वेश्चन ने ये भी कह दिया कि वो सर्कल इस पॉइंट से पासिंग है -9। इसका मतलब इसका डिस्टेंस यहाँ से लें या इसका डिस्टेंस इन दोनों लाइन में से किसी भी लाइन के ऊपर लें, तो दैट शुड बी द सेम, राइट, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है तो ये डिस्टेंस रेडियस देगा, ये डिस्टेंस ले लें वो भी हमें रेडियस ही देगा। तो यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू का पता चल जाएगा। कंप्लीट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स दिस प्लस 1, डिस्टेंस का स्क्वायर ही हम ले रहे हैं, ठीक। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों लाइन में से किसी भी एक लाइन पे ले लो, दोनों सेम ही देगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे है तो ये दोनों डिस्टेंसेस तो सेम ही आना है, ठीक है। किसी पे भी ले लेते हैं, लेट्स कंसीडर दिस। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट विल बी अल्फा -3 प्लस 3 मॉड अपॉन √2। अब यहाँ पे आप उस मॉड को भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा ये पॉइंट
और ये पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम तरफ है और ये पॉइंट के लिए नेगेटिव साइन है, तो उसके लिए भी नेगेटिव साइन ही आएगा, राइट। तो मॉड ऑफ अल्फा को आप क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा, स्ट्रेट वे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आज माइनस अल्फा बाई √2, ये हमारे लिए रेडियस है, ठीक है, ध्यान देना, रेडियस का स्क्वायर हो गया। तो अब हम सबसे पहले अल्फा को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 2 को हम कर देते हैं क्रॉस, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा, ये है 81 प्लस 1 82, 2 को हमने इधर से क्रॉस कर दिया और ये है अल्फा स्क्वायर, सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अल्फा स्क्वायर 36 अल्फा, ये हो गया 164 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें 2 अल्फा का पता चलेगा, मतलब 2 सेंटर का पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब आप 2 काम यहाँ पे कर सकते हैं। हमें पता है जो r है माइनस अल्फा बाई √2, करेक्ट। तो आप अल्फा माइनस √2r इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हुए r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कर देते हैं। तो अल्फा इज माइनस √2r, वी विल गेट 2r स्क्वायर। अल्फा इज माइनस √2r, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं माइनस 36 √2r, एंड देन दिस इज 164 एज इट इज। 2 को कर देते हैं कैंसिल। लार्ज कोएफिशिएंट को जब भी रिड्यूस करने का हमें मौका मिले, वी शुड ऑलवेज डू इट, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर पूछ रहा है, तो r1 प्लस r2 हम डायरेक्टली ले सकते हैं, एंड r1 माइनस r2 भी हमें फाइंड करना आता है। r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर करें, माइनस 4 r1 r2 स्क्वायर रूट करते हो हम इसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। हियर व्हाट डू वी गेट बेटा, सम ऑफ रूट्स इज 18 √2, ठीक। यहाँ आ जाते हैं 18 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दिस केस वाज 82, ठीक। अब इस पूरे में से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है 2 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी एक 2 है, मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ 2 क्यूब इंटू 81, ठीक है। और इसे अगर 2 को हम कॉमन लेते हैं ना, तो ये हो गया 2 क्यूब इंटू 41, तो 2 क्यूब हम बाहर मूव कर देते हैं, 81 माइनस 41 इज 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 √2, 2 क्यूब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 √2 बनते हुए आएगा, और ये रह गया टू बी √40, है ना। तो ये हो गया 36 इंटू 2 72 √40। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इट सेज इफ a1 a2 so on an bn ap such that, यहाँ पे ध्यान देना, ये है a1 a3 so on, कितने टर्म से, 12 टर्म से। a1 a2 a3 ap में है, अगर कॉमन डिफरेंस हम d कंसिडर करें तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है ये भी ap में ही होगा, कॉमन डिफरेंस 2d होगा, ठीक है। ये सम हमें दे दिया गया है, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी इस केस में 2d ले रहे हैं क्योंकि इस AP का कॉमन डिफरेंस को हमने d कंसिडर किया है। सो दिस इज -72 5a1। ओके, इसे हम पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को हमने कॉमन लिया और इसे कर दिया कैंसिल, दोनों तरफ से हम 4 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 18, है ना। अब इस 5 को हमने इधर क्रॉस कर दिया, सो दिस इज 15a1 11d is equal to -18a1. So 15a1 plus 15 into 11d is equal to -18a1. a1 and d में हमें यहाँ से रिलेशन मिल पाएगा, तो पहले इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। 33a1 is equal to -15 into 11d, 11 3 5, तो a1 is -5d। ओके, तो आगे अब हम देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है n क्या होना चाहिए ताकि ये जो सम है दैट शुड कम आउट टू बी 0। तो ये सम है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमें ये 0 चाहिए, तो ये तो 0 बनने वाला नहीं है, तो इसी को 0 बनना होगा, और 2a1 हमारे लिए है -10d। डन, वी वांट दिस टू बी 0। अब d हमने कॉमन लिया, सो वी हैव n-11, वी वांट इट टू बी 0। अब ये प्रोडक्ट 0 होने के लिए या तो d 0 बने
या तो n 11 बने, और क्वेश्चन कह रहा है n का वैल्यू क्या होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ d, दैट मीन्स n इज 11। फाइन, नेक्स्ट बेटा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन तो बच्चे रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसे हम कर रहे इग्नोर। हियर, let the system of equations thus has infinitely many solutions, then ये repetitive category, बहुत हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड मैं कंसिडर करती हूँ वो ये है, यहाँ पे हम एक अननोन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो x को एलिमिनेट करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, ओरली करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, x हो जाएगा कैंसिल, 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस इज 4y, 3 टाइम्स माइनस दिस, ठीक, 3 times minus this, 3 times, so that is 12 minus this, that is 9, done। अब हम x को एलिमिनेट कर देते हैं इन दोनों के हेल्प से, तो let me do it as 2 times of this minus this, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 times of this minus this, 2 times of this minus this, and 2 times of this कर रहे हैं, that is 8, minus this, so that is 11। अब अगर infinitely many solutions है, तो 4/2 minus alpha, that should be 12 minus beta by 7, and that should be 9/11, ठीक। अल्फा एंड बीटा को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनके हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस किया 44, 18, और हमें वैल्यू भी 9 अल्फा का ही चाहिए, तो 9 अल्फा इज 18 माइनस 44 विच इज माइनस 26। फाइन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 26। अब हमें बीटा पे जाना है, यहाँ आ जाते हैं। This is 63 is 12 into 11, that is 120 plus 12, इस तरह से हम कर लेते हैं, which is 132 minus 11 बीटा, और हमें चाहिए 22 बीटा, ठीक है। तो इसे हम इधर शिफ्ट करते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, that's it, 132 minus 63, 69 है ना बच्चा, 2 टाइम्स करें और इसे ऐड कर दें, that's it, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन्स फार्मूला के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंटली गिवन है। ये है, ये है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, ओके, ये और ये। तो स्ट्रेट अवे हम इक्वेशन को लेते हुए बिगिन करते हैं। अब इक्वेशन की बात हो रही है तो ए को मेंशन करना तो जरूरी है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, लेट दिस बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परफेक्ट है। और क्वेश्चन ने हमें सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, मतलब a का वैल्यू हमें पता है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यूटन्स फॉर्मूला होगा वो है ये, बस हमें b का ही वैल्यू चाहिए। और 10, 9, 8, मतलब n आज 8 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो गया p10, और ये है 9, और ये है b टाइम्स ऑफ b का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। दिस टू टुगेदर इस तरह से कर लेते हैं, 47b इज इक्वल टू माइनस 123 प्लस 76, ओवरऑल माइनस 47 है ना, तो b का वैल्यू आ गया -1। तो इक्वेशन अब पूरी तरह से नोन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जरूरत सा नहीं, क्वेश्चन हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ दिस, सो इट इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, अल्फा बीटा का वैल्यू है, सो आंसर इज -1, डन। नेक्स्ट बेटा, डायरेक्टली एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट जो हमने पीएनसी में बिगिनिंग में ही डिस्कस किया था, जब हमने फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस किया था, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टोरियल, ठीक। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 3 चाहिए इन ए फैक्टोरियल, 3 इज अ प्राइम नंबर, सो 50/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, 50/3 क्यूब, 3 पावर 4 हम लिखेंगे नहीं कि हियर ऑनवर्ड्स ये 0 ही बन जाएंगे, सो दिस गिव्स अस, तो 50/3 बचा 16 पॉइंट समथिंग, ये ग्रेटेस्ट ये वैल्यू है 16, और अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं फर्दर तो ये आ जाता है एज 1, सो ओवरऑल दिस इज 22, डायरेक्ट है ना। नेक्स्ट बेटा,
हियर मॉड जेड इज 1। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन हम कर रहे थे, मॉडुलस या आर्ग्यूमेंट में से कोई भी चीज़ दे दिया जाता तो यूलर्स फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ कॉन्जुगेट है, ठीक। तो जेड हम ले रहे हैं टू बी ई पावर आई थीटा, मॉड वैल्यू 1 है, यूनिमॉड्यूलर है। इसे अगर हम क्रॉस करते हैं तो 2 प्लस के स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू के स्क्वेयर जेड प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हुए के, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉड जेड स्क्वेयर, मॉड जेड 1 है तो ये खत्म हो गया, ये दोनों हो गए कैंसिल, के का वैल्यू हमें मिल गया टू बी 2, ठीक। तो ये जो है दिस इज 2 प्लस 4 आयोटा, दैट मीन्स सिचुएशन इज समथिंग लाइक एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,2 पे है एंड रेडियस इज 1 यूनिट, ये हमारे लिए सर्कल, ओके। वैसे जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली उसे ग्राफ करें, बस सिचुएशन को समझ लें। ये है 1 यूनिट रेडियस का है। अब 2,4 का आप लोकेशन देख लें कि सर्कल पे है, अंदर है या बाहर है, तो उसके लिए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले लो। 2,4 से अगर हम इसका डिस्टेंस लेते हैं दैट कम्स आउट टू बी √5, रेडियस से बड़ा है मतलब ये पॉइंट बाहर है। और क्वेश्चन कह रहा है हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब ये वो पॉइंट है जो फारदेस्ट होगा, ये √5 है, ये 1 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज √5 + 1, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट बेटा, इट सेज इफ ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f satisfies this such that, इसको तो हम डायरेक्टली याद रखते हैं, वैसे भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट वी रिमेंबर दिस, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी, ठीक। ये है, अब f of 0 हाफ है, दैट मीन्स k इज 1/2, f डैश 0, अगर हम f डैश x लेते हैं k e पावर x का, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये इन्फॉर्मेशन ना भी दिया जाए तब भी सफिशिएंट है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होना ही है, होना है। तो इन दोनों से हमें बस एक ही चीज़ का पता चल रहा है, k इज हाफ, दैट मीन्स द फंक्शन इज e पावर x/2, ठीक। नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड वैल्यू ऑफ f डबल डैश, तो ये जो फंक्शन है इसको आप कितनी बार भी डिफरेंशिएट करोगे तो सेम ही रहेगा, तो f डैश ऑफ ये पूछा जाए, f डबल डैश पूछा जाए, f ट्रिपल डैश पूछा जाए, कोई चेंज नहीं आने वाला है। एवरी टाइम इसका nth डेरिवेटिव भी अगर आप ले लेते हो, मतलब n टाइम्स भी अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो, यू विल गेट बैक द सेम थिंग, ठीक है। तो ये हुआ f डबल डैश π/3, k का वैल्यू हमारे लिए हाफ है, e पावर π/3 चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, it says ABCD is a tetrahedron such that AB, AC, AD are mutually perpendicular. If area of triangle ABC, ACD, ABD are this and this square units respectively, then find area of the triangle BCD. इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्योर ज्योमेट्री से करने की कोशिश ना करें, rather use vectors to answer, आपका काम बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। तो A पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ से 3 एज ओरिजिनेट हुए हैं और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो क्या हम इन्हें एक्स वाई एंड जेड एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए बी, ए सी, ए डी, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब ये जो लेंथ है मैं इसे L1 कंसिडर कर लेती हूँ, इसे L2 और इसे L3, परफेक्ट। तो कैन आई से ये जो पॉइंट है मेरे पास B पॉइंट, ये हो जाएगा टू बी L1 आई कैप, और C पॉइंट ये B, A हमने ऑरिजिन लिया है, ठीक, एंड C इज L2 J कैप एंड D पॉइंट इज L3 K कैप, परफेक्ट है। अब क्वेश्चन ने हमें कहा कि इनका जो एरिया है ABC राइट ट्राइंगल है, तो आप हाफ बेस इंटू हाइट से भी लिख सकते हैं, वेक्टर का यूज लेना चाहे आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट से कर लेती हूँ, तो BC, तो AB AC ये है L1 एंड L2, ठीक। ये एरिया हमें दे दिया गया टू बी 5, that means L1 L2 for us is 10 and similarly L2 L3 is 2 times of this and L3 L1 is 2 times of this. ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड कर दिया और क्वेश्चन ने हमें BCD ट्राइंगल का एरिया पूछा है। तो बच्चा, जब एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आपके पास होते हैं तो हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए एक पॉइंट से ओरिजिनेटेड हम 2 वेक्टर्स ले लेते हैं। सो सिचुएशन इज समथिंग लाइक B हमारे पास है आज L1, 0, 0, C है 0, L2, 0 एंड D पॉइंट है 0, 0, L3। तो एक पॉइंट से हम 2 आर्म्स क्रिएट कर लेते हैं। सो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल माइनस L1, L2 0,
और ये मैंने सिर्फ कंपोनेंट्स मेंशन किया है, ठीक है। सो -L1 0 L3। अब बच्चा इस ट्राइंगल के एरिया के लिए हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, राइट, कंप्लीट करते हैं। हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, तो I J K -L1 L2 0 एंड दिस इज -L1 0 L3, ठीक। पहले हम ये वेक्टर फॉर्म करते हैं, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड पे चलते हैं। तो I कैप इंटू L2 L3, ठीक है, माइनस J कैप, सो दैट इज L1 L3 J कैप। K कैप अगर हम देखें, सो दिस इज प्लस L1 L2 K कैप, परफेक्ट। अब हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड एंड देन हाफ। मैग्नीट्यूड इज L1 L2 का स्क्वायर, L2 L3 का स्क्वायर, L3 L1 का स्क्वायर रूट। इन तीनों के वैल्यूज है हमारे पास, पुट करना है, दैट्स इट, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसे प्योर ज्योमेट्री से करना चाहें, इट्स रियली गोइंग टू कॉम्प्लिकेट यू, ठीक है। नेक्स्ट, it says P is a point on this ellipse whose foci are S1 and S2, find value of maximum and minimum। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, अगर P पॉइंट x1, y1 हम लेते हैं, ये इलोंगेटेड हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंसेस a प्लस ई x1 एंड a माइनस ई x1 होता है। दोनों का प्रोडक्ट होगा a स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर x1 स्क्वायर। हमें इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक, और दोनों का समेशन। तो बताएं, अगर हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, a एंड e तो फिक्स्ड है, x1 इज वेरिंग, पॉइंट वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर मिनिमम हम चाहते हैं, दैट मीन्स वी नीड टू मैक्सिमाइज इट, और ये मैक्सिमम तभी होगा जब x1 स्क्वायर मैक्सिमम हो। और x1 स्क्वायर मैक्सिमम, अगर आप इस एलिप्स को ध्यान दें तो ये है, और x1 स्क्वायर का जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगा वो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स पे होगा, राइट। तो दे आर प्लस माइनस √18, दोनों पे ही ये जो वैल्यू होगा दैट विल गेट मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब आई कैन राइट x1 स्क्वायर टू बी a स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर a स्क्वायर, जो कि एलिप्स के केस में b स्क्वायर हमें देता है। तो अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो हमें इसे मैक्सिमाइज करना होगा, तो मिनिमम वैल्यू इसका हमें मिल गया टू बी b स्क्वायर। नाउ लेट्स गेट इनटू मैक्सिमम वैल्यू। जब हमें कांस्टेंट में से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करें, और एक परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो जब ये 0 होगा तब ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर। तो क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, एंड दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज sin x into cos y, f of this minus this, perfect। f of 0 is 1/2 it says, then f of x is equal to what। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिमेट्रिक सा लग रहा है मुझे, तो इसे आंसर करने के लिए जिस तरह से हम फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मुझे नहीं लगता हमें उस प्रोसेस पे जाने की ज़रूरत है। व्हाट आई मीन टू से, आप यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक तरफ हम इसे शिफ्ट कर देते हैं, इसे हमने किया इधर शिफ्ट। सो f of 2x प्लस 2y कॉमन लिया, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन x माइनस वाई, डन। अब ये टर्म और ये सेम है, राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर रहे हैं और इसे कॉमन भी ले रहे हैं। अब जो हमारे पास बचेगा वो है साइन y इंटू कॉस एक्स, ये माइनस से इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में, मतलब साइन ऑफ x प्लस वाई, डन। अब ये दोनों हम सेम चाहते हैं, यहाँ पे y की जगह पे माइनस वाई हुआ है और यहाँ पे भी y की जगह पे माइनस वाई करते हैं तो ये मिल जाता है। सो कैन आई से साइन x प्लस वाई इसके बराबर तो नहीं हो सकता, ये बन जाए क्योंकि ये भी x प्लस वाई में ही है। यहाँ पे जो इनपुट है उसका एग्जैक्टली हाफ इनपुट यहाँ पे है, राइट, एंड ये दोनों सेम हो जाए, इस इनपुट का हाफ इनपुट यहाँ पे है। तो अगर आप कंपेयर करें, कैन वी से f ऑफ एनीथिंग इज साइन ऑफ हाफ ऑफ दिस x/2, राइट। अब इसके साथ कोई और चीज भी आ सकती है, दैट कुड बी अ कांस्टेंट, दैट कुड बी अ वेरिएबल। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट लेके चेक कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन ने हमें इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया है, दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कम्स हियर, दैट शुड बी द सेम वैल्यू, तो हम कांस्टेंट लेके ही प्रोसीड कर जाते हैं। तो f ऑफ x इज दिस। अब k को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने यहाँ पे दिया है, बच्चा ये f' 0 है, f ऑफ 0 नहीं है, तो f' 0 का वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए डिफरेंशिएट किया हमने, ये आ गया। अब f' ऑफ 0 इज k/2 व्हिच द क्वेश्चन सेज इज हाफ, मतलब k का वैल्यू
हमें मिल गया k वैल्यू इज 1. दैट मीन्स फंक्शन इज नोन f ऑफ x इज sin x by 2. है ना डायरेक्ट. नेक्स्ट बेटा, इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इनइक्वालिटीज. यहाँ पे करेक्शन कर लेना. y is greater than or equal to 4 minus x square whole mod. Okay, then y is less than or equal to x square and y is less than or equal to 4, x is greater than 0. फाइन. तो अगर हम एक इसका ग्राफ तैयार करें तो y is equal to 4 minus x square. So y is equal to x square, y is equal to minus x square, y is equal to 4 minus x square. ये हो गया राइट. अब इसका अगर हम मॉड लेते हैं तो जो नीचे की ओर है वो ट्रांसफॉर्म होते हुए राइट. और ये है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस y 0, सो 2, 0, माइनस 2, 0 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस 0, 4. और इसके रेस्पेक्ट में हमें किस तरफ चाहिए, अबव चाहिए राइट, ऊपर की ओर. देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ अगर हम देखें तो ये हुआ, इसी के पैरेलल होगा, इन ब्रांचेस के पैरेलल. ठीक है. एंड देन इट सेज y शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, मतलब इससे नीचे होना चाहिए. एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब इस तरफ होना चाहिए. ठीक है. तो इस लाइन के नीचे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर के नीचे, इससे अबव. दैट मीन्स दिस पोर्शन दैट वी आर सपोज टू फाइंड. ठीक है. इसका एरिया हमें चाहिए. लेकिन उससे पहले ये चेक कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 4 को कब इंटरसेक्ट करेगा. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 4, y की जगह पे 4 रखा, मतलब x का वैल्यू है 2. ठीक. तो ये सेम है, ये हुआ 2, 4. अब जो एरिया हमें फाइंड करना है वो ये वाला है. तो यहाँ से यहाँ तक में एक इंटीग्रेशन आएगा और यहाँ से यहाँ तक में दूसरा इंटीग्रेशन आएगा. ठीक है. अब हम इसे करते हैं कंप्लीट. ये पार्ट यहाँ से इधर, ये सेकेंड इंटीग्रल से हैंडल होगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन लिखते हैं. ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाला ब्रांच और ये है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर. हमने कोई चेंज उसमें नहीं किया है ना. ये वाले जो ब्रांचेस ये नीचे थे, इसको हमने टर्न किया है, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और ये है y इज इक्वल टू 4. अब इंटीग्रेशन लिखते हैं. So x square minus this upper minus lower, so it is 2x square minus 4 integral limits. उसके लिए हमें ये पॉइंट चाहिए होगा बेटा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड दिस, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, ओरली करते हैं. 2x स्क्वेयर इज 4, सो x स्क्वेयर इज 2, x इज √2. ठीक. तो ये आ गया √2 गोइंग अप टू 2. देन प्लस ये है 4 माइनस दिस, सो इट इज 8 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रल, इट इज 2 कहाँ तक जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर इज 8, एक्स इज 2√2. परफेक्ट. अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कंप्लीट कर लेते हैं. दिस इज 2x³ बाई 3, लिमिट है √2 to 2 माइनस 4x, सिर्फ x पे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे, √2 to 2 एंड ये है 8x 2 to √2 minus x³ by 3, this is 2 to √2. ठीक. थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे गलती का थोड़ा सा चांस बन जाता है. ठीक. सो दिस कम्स आउट टू बी 2/3 ऑफ अपर लिमिट हमने पुट किया जो कि 2 है, सो इट इज 8 minus 2 √2, then minus 4 times of 2 minus √2. आगे बढ़ते हैं. दिस इज 8 times of 2 √2 minus 2 and then minus 1/3. x³ हम कर रहे हैं, इसका क्यूब कर रहे हैं, so that is 8 and then 2 √2, so 16 √2 minus 8. फाइन बेटा. अब हम इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई. उसके लिए यहाँ पे 1/3 1/3, तो इन दोनों को हम सबसे पहले कंबाइन कर लेते हैं. व्हाट वी गेट इज 1/3 ओवरऑल कॉमन, तो ये है 16 माइनस 4 √2, 1/3 हमने कॉमन लिया है, 16 √2 प्लस 8, ये दोनों कंबाइन हुए 24 20 √2, डन. 1/3.
और इन दोनों को अब हम कंबाइन कर देते हैं. दिस इज -8 + 4√2, 16√2 -16. ये दोनों साथ में मिलके बनाते हैं -24 एंड दिस टू टुगेदर इज 20√2. अब कंबाइन करते हुए आंसर कर दें. ठीक है. नेक्स्ट, लिमिट. इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0. ये अल्फा x है. ओके, ये करेक्शन कर लें. ये है देन sin 2x प्लस बीटा x. It says is 3, then alpha, beta, gamma is equal to what? अब if we consider x to be 0, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है. न्यूमरेटर में ये 0 बन रहा है लेकिन ये गामा -1 बन रहा है. अब अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है और न्यूमरेटर नॉन जीरो हो, इन दैट केस रिजल्ट फाइनाइट कभी नहीं आ सकता. तो अगर रिजल्ट फाइनाइट है, न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच 0. तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाता है, गामा वैल्यू इज 1. अब उस टर्म को हम खत्म कर देते हैं. नाउ लेफ्ट विद दिस. सो x² साइन अल्फा x. जब एक ही फैक्टर हमारे पास रहता है तो उस केस में वी हैव ऑलरेडी डन व्हेन x इज अप्रोचिंग 0 साइन x इज इक्वल टू x, राइट. तो मैं इसे कंसिडर कर लेती हूँ टू बी अल्फा x. अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं. साइन 2x मिक्सचर बेस्ड है तो इसको हम एक्सपांशन में ले जाते हैं. -8x³ बाई 3 फैक्टोरियल. न्यूमरेटर ट्रिपल डिग्री का है तो थर्ड डिग्री के बियॉन्ड टर्म्स लिख के अपना टाइम वेस्ट ना करें. बीटा x है तो मैं यहीं पे इसको कंबाइन कर देती हूँ. परफेक्ट. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं. एक 0 हम कॉमन लेके कैंसिल ही कर देते हैं. तो अल्फा x² बीटा +2 -8/6 दिस इज x² एंड सो ऑन, राइट. अब फिर से वही चीज़, x इज अप्रोचिंग 0 तो ये 0 बना. डिनोमिनेटर बीटा +2 है. अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, न्यूमरेटर 0 है तो आंसर विल बी 0. क्वेश्चन ने कहा है कि ये फाइनाइट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है तो क्लियर हो जाता है बीटा +2 नॉन जीरो नहीं होना चाहिए. तो बीटा इज -2, करेक्ट. अब ये टर्म हो गया खत्म. अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम x² को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं. तो 8/6 यहाँ पे ये रह जाएगा और आगे बाकी के जो टर्म्स होंगे उनमें x का प्रेजेंस होगा. नाउ व्हेन वी अप्लाई x टेंड्स टू 0, ये सभी के सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ -6 अल्फा बाई 8. एंड क्वेश्चन ने कहा है दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3. 3 हुआ कैंसिल. सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज -4. नाउ इट सेज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट? अल्फा -4 बीटा एंड गामा. ठीक है बेटा. अब मेमोरी बेस्ड है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन विल बी. ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालने का तरीका देख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर f of x इज दिस. स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, रिपीटेटिव कैटेगरी है. अगर इस तरह का कुछ भी आता है तो आप देखो 181 मतलब फंक्शन में जो इनपुट्स हैं ये 1/81, देन f of 2/81. मैंने आपको कहा था क्वेश्चन से आप हिंट लें. इट इज़ गोइंग अप टू दिस, है ना. अगर आप इन दोनों इनपुट का समेशन देखें, इक्विडिस्टेंट इनपुट्स का सम दैट इज़ 1, इसका मतलब f of x प्लस f of 1 - x कुछ ना कुछ हमें ऐसा वैल्यू दे रहा होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग समेशन हमें इवैल्यूएट करना आता हो. ठीक है, तो इसको बस आपको चेक करने की ज़रूरत है. और एक स्टैंडर्ड फंक्शन जो मैंने आपको पर्टिकुलरली याद रखने के लिए कहा था वो ये है, राइट. और ये फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल करता है. ये चीज़ हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तो याद रखा हुआ ही है. अब आप सबसे पहले चेक कर लो जो हमें क्वेश्चन गिवन है क्या वो इस टाइप का है. जो बेस है यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट है क्या? इसका मतलब अगर हम इसे स्क्वायर करें क्या ये मिल रहा है? चेक कर लो. 1 + 3 + 2√3 एग्जैक्टली ये है. मतलब क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल ये है और इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कंडीशन होल्ड करेगा. और आंसर करने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली आंसर लिखने का तरीका भी बताया था, बट प्रोसेस क्या होता है आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं. सो 80/81 एंड सो ऑन. नाउ व्हेन वी ऐड देम वी गेट 2s is equal to f of x plus f of 1 minus x. This is 1 1 1. कितनी बार आएगा? जितने टर्म से 80 टाइम्स. सो s is डायरेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट PQ
is focal chord of y square is equal to 4x, making an angle of 60 degree with positive x-axis. P lies in first quadrant. S is its focus. Circle with PS as diameter touches y-axis at this point. Find alpha square. देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये है सिचुएशन और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो फोकल रेडियस होता है, इसी को हम फोकल रेडियस कहते हैं, है ना. तो ये हमेशा टेंजेंट एट द वर्टेक्स को तो टच करता ही है. अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है वो क्या है, राइट. तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है. अब ये पॉइंट अगर मैं ले लूँ 80 स्क्वायर, 280 ये है, तो ये डायामीटर है तो ये मिड पॉइंट होगा, राइट. सो दिस इज टी स्क्वायर बाई 2 टी. अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ वाई एक्सेस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कुछ भी है, क्वेश्चन ने हमें कहा लेट दैट पॉइंट बी 0, अल्फा एंड विच आर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे तो सेंटर लाई करता है ना. सो कैन वी से द सेंटर इज गोइंग टू लाई ऑन वाई इज इक्वल टू अल्फा. दैट मीन्स क्लियर हो जाता है कि अल्फा एंड टी आर इक्वल. बस आपको टी को सॉल्व करना है तो वहाँ से हमें अल्फा का पता चल जाएगा, ठीक है. अब टी को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि ये 60 डिग्री है. तो अगर ये 60 डिग्री है, आप इस तरह से प्योर ज्योमेट्री का यूज ले सकते हैं. तो ये 60 डिग्री है, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो हमें पता है ये 1 है. ये पूरा टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 है. तो कैन आई से 2t. आप स्लोप से भी कर सकते हैं. ये पॉइंट 1,0 है तो स्लोप ऑफ द लाइन वहाँ से भी आप कर सकते हैं. दिस इज 2t, टी स्क्वायर माइनस 1 विच इज tan 60 डिग्री, है ना. सो √3t स्क्वायर माइनस √3 इज 2t, √3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस √3 इज इक्वल टू 0. t इज माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. सो 4ac जब हम करेंगे दैट इज 12 अपॉन 2√3. t हमारे लिए जो कुछ भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है तो पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव साइन को हम स्ट्रेट अवे इग्नोर करते हैं. एंड ये है 16 का स्क्वायर रूट विच इज़ 4 अपॉन 2√3. 6 बाई 2√3, 2 हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, दिस इज √3, ठीक है. तो इसका वैल्यू √3 है. इसका मतलब अल्फा √3 और क्वेश्चन ने आपको अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, लेट f of x be this, local minima and local maxima occur at p and q respectively such that p square is q, then value of f of 3 is. मुझे लग रहा है as it is ही ये पी वाई क्यू है. अगर as it is नहीं हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन हो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है. तो ये बच्चा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक. एंड क्वेश्चन ने कहा है कि जो लोकल मिनिमा बन रहा है वो पी पे बन रहा है और लोकल मैक्सिमा जो बन रहा है वो क्यू पे बन रहा है. मतलब क्यू इज द स्मॉलर रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव, ठीक है. सो एफ डैश इज 6x स्क्वायर, दिस इज 18ax प्लस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एंड अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट 3ax. 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2a स्क्वायर, और इसके रूट्स ही हम डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं, x माइनस a एंड माइनस 2a. अब हमें नहीं पता कि इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सा है, लार्जर वैल्यू कौन सा है, किसे क्यू ले और किसे पी ले, ये क्लैरिटी तो हमें है नहीं. तो उस केस में या तो आप दोनों केसेस कंसिडर कर लें, या तो a पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हुए कर लें. तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस माइनस a एंड माइनस 2a, a कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो माइनस a एंड माइनस 2a में बड़ा कौन होगा, 2a बड़ा होगा a से, राइट. दैट मीन्स माइनस a विल बी लार्जर कॉरेस्पॉन्डिंग टू माइनस 2a. तो यहाँ पे इस केस में ये हुआ माइनस a और ये है माइनस 2a, ठीक है. एंड क्वेश्चन ने कहा है पी स्क्वेयर इज क्यू, दैट मीन्स a स्क्वेयर इज माइनस 2a. सो वैल्यू ऑफ a दैट वी गेट इज माइनस 2, लेकिन a पॉजिटिव होना चाहिए तो ये रिजेक्ट हो गया. सेकेंड केस, अगर a का वैल्यू नेगेटिव है तो इन दैट केस माइनस 2a यहाँ होगा और माइनस a यहाँ पे होगा, और वही चीज़ पी स्क्वेयर विच इज़ 4a स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू दैट इज़ माइनस a हुआ कैंसिल, तो a का वैल्यू आ गया -1/4. a हमें नेगेटिव ही चाहिए था, मतलब यस दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a विच द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट. अब a के जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं और f ऑफ 3 हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो इसे हम करते हैं कंप्लीट. दिस विल बी 3, सो 3 क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ 3 क्यूब विच इज़ 54.
एंड वी आर टेकिंग 3, तो ये आ जाएगा 81 और a का वैल्यू है सो -81/4। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा 12, ये है -1/4 का स्क्वायर एंड दिस इज 3 एंड +1। 4 हम कर देते हैं कैंसिल एंड दिस इज 9 -71। अगर हम इसे कंबाइन कर देते हैं तो ये -72/4 बन गया टुगेदर, ठीक है, और ये हुआ कैंसिल, सो वी गेट -18। सो वी हैव 54 -18 +1 जो कि है, ठीक है। इन सेट ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं था जो हम नहीं कर सकते थे ना, तो ईजिली चीज़ें किया जा सकता था।